नमस्कार, 7 बज चुके हैं और मैं हूं अमीश देवगन और आज आर पार आप देखेंगे जोरदार। आपका स्वागत है। देश के एक हिस्से में तूफान आया हुआ है। लोगों का हजूम अपनी परंपरा को बचाने के लिए सड़कों पे उतर गया है। यह परंपरा दुनिया भर में जलीकट्टू के नाम से जानी जाती है। जलीकट्टू यानी बैलों को वश में करने का खेल। नेता क्या, पार्टियां क्या, सेलिब्रिटी क्या, सामाजिक कार्यकर्ता क्या और आम आदमी, आम लोग क्या, सब इसके समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाते दिखे। उन्होंने इसे समान नागरिक संहिता से जोड़ दिया, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़ दिया। सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने सांप्रदायिक राजनीति करने की एक बड़ी कोशिश करी है? इस पर हम करेंगे आर पार। लेकिन इसी बीच मनमोहन वैद्य का बयान आया है। RSS के प्रवक्ता है, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है अल्पसंख्यकों पर, वो भी आपको बताएंगे। आज आर पार जोरदार होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार तमिलनाडु के नौजवानों, तमिल भावनाओं, तमिल परंपरा, तमिल साहित्य, तमिल संस्कार का बहुत ही सम्मान करती है। चेन्नई के मरीना बीच पर हजारों लोग बिना किसी नेतृत्व के जब जलीकट्टू परंपरा के समर्थन में उमड़े तो पूरा देश दंग रह गया। इस खेल के समर्थन में तमिलनाडु ही नहीं, देश के कई हिस्सों से आवाज उठी। बिना नेतृत्व के जलीकट्टू के लिए उमड़ी भीड़ की समर्थन में सत्ताधारी AIADMK, DMK समेत रजनीकांत, AR रहमान, राणा डग्गुबत्ती, कमल हासन जैसे बड़े सेलिब्रिटी भी कूद पड़े हैं। इस परंपरा के समर्थन में अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी उतरे, लेकिन उन्होंने इसे एक अलग ही रंग दे दिया। ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा, जलीकट्टू के समर्थन में विरोध हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए एक सबक है। इस देश पर समान नागरिक संहिता नहीं थोपी जा सकती। ये देश एक नहीं, कई संस्कृतियों का जश्न मनाता है। असदुद्दीन ओवैसी हर विषय को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ये दो मुद्दे अलग हैं। समान नागरिक कायदा ये अलग विषय है कि और किसी प्रादेशिक कोई जो सांस्कृतिक मुद्दा है वो अलग मामला है। पूरे देश में एक जैसा कानून बनाने की मांग कई बार जोर शोर से उठी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को जलीकट्टू से क्यों जोड़ रहे हैं? क्या 3 तलाक और जलीकट्टू मुद्दे को एक ही नजर से देखा जा सकता है? क्या असदुद्दीन ओवैसी इससे धार्मिक रंग देकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? क्या वो परंपरा और भावना के मसले को धार्मिक रंग देने की कोशिश नहीं कर रहे? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज आर पार। और आर पार में आगे बढ़ने से पहले विश्लेषण होता है। विश्लेषण आपको हम दिखाते हैं। बुर्का बैल से बंधी उस सोच का विश्लेषण है। कॉमन सिविल कोड को की जलीकट्टू से तुलना क्यों? बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है। पहला, आस्था को अत्याचार से क्या जानबूझकर जोड़ने की कोशिश हुई है? जलीकट्टू पर ओवैसी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं और सेक भी रहे हैं। आंदोलन का उपास उड़ा रहे हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी? यूपी चुनाव से पहले सांप्रदायिक रंग देने की एक बड़ी कोशिश भी है और एक तरह से कि धमकी भरा अंदाज भी है कि देखिए जलीकट्टू को लेकर क्या कुछ हुआ। अगर कॉमन सिविल कोड लाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं इस पैनल का, लेकिन आज मेरे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं संबित पात्रा, जो डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, जो कि VHP के प्रवक्ता हैं इस डिबेट में। मेरे साथ मुस्लिम धर्मगुरु फाहिम बेग इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अर्जुन मोरवड़िया इस डिबेट के अंदर हैं और वारिस पठान है MIM के सीनियर लीडर और प्रवक्ता, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। लेकिन संबित पात्रा, पहला सवाल आपसे पूछा जाए, मैं मनमोहन वैद्य के बयान पर भी आऊंगा, लेकिन पहला सवाल असदुद्दीन ओवैसी के उस ट्वीट पर जिसने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं ये धमकी देने की कोशिश करी कि ला के दिखाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड।
देखिए, जहां तक असउद्दीन ओवैसी जी का सवाल है, उनको हर विषय को एक सांप्रदायिक रंग देने की आदत है, ये बीमारी कहूंगा मैं। याद कीजिए, चंद दिनों पहले जब नोटबंदी के ऊपर भी पूरे देश में एक विमर्श चल रहा था, उस समय भी एटीएम हिंदू और मुसलमान में उसको भी बांट रहे थे। एटीएम के सामने जो लाइन है, एटीएम के अंदर जो पैसा है, उसको भी वो हिंदू और मुसलमान के पैमाने पर बांट रहे थे। स्वाभाविक रूप से जो एटीएम जो एक मशीन होता है, उसका भी धर्म के रूप से देख सकते हैं, तो इस विषय में भी वो धर्म के रूप में राजनीति करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, जलीकट में एक बात समझने की आवश्यकता है, यह हमारे साउथ इंडिया के सेंटीमेंट का विषय है। इसके साथ खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए और इसके साथ असउद्दीन ओवैसी जी को भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सांस्कृतिक विषय का जो है समय मांग सकते हैं। ये कौन बीच में बोल रहा है? मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। ये कौन बोल रहा है? आप विरोध दर्ज कराते हैं। नहीं, आप देखिए, आप इस प्रकार तमिलनाडु के लोगों को गाली मत दीजिए। आप तमिलनाडु के लोगों को गाली मत दीजिए और यहाँ बीच में मत चिल्लाइए। पिछले वर्षों में फैलाई अरे भाई बेग साहब, शांत देश की दशा और दिशा बदलने का जो प्रयास किया है, अब जनता उसको मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये जल्लीकट्टू की डिबेट हो रही है, ये कहाँ देश की दिशा दशा कहाँ चले जा रहे हैं? आपका दोहरा चरित्र, शांति से बैठिए, आपकी दोहरी मानसिकता, इस प्रकार हल्ला गुल्ला मचा आप यहाँ डिबेट में दंगा क्यों शुरू कर देते हैं? हफ्ते का समय दीजिए। देखिए जरा, और दंगा कैसे भड़का रहे हैं? विशेष समुदाय के मैं तो शांति से जवाब, इनको तो कुछ समझ में आता नहीं है कानून कैसे होता है, यहाँ के दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे दंगा भड़काने की कोशिश, ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। कैसे दंगा भड़का रहे हैं, ये टीवी पे ऐसे दंगा भड़का रहे हैं, जमीन पे क्या करते हैं? जनता सोचिए जरा, ये टीवी पे मुझे ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये जमीन पे क्या करते होंगे? सोचिए जरा, सोचिए जमीन पे क्या करते होंगे। आप अपनी बात रखिए। देखिए, एक बात तो आज साफ हो गई, ये नेता फहीम बेग जैसे लोग जो टीवी पर आके इस प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं कि दूसरों को बोलने नहीं देते हैं, ये जमीन पर क्या करते होंगे? नहीं, आप व्यक्तिगत होंगे तो मैं भी व्यक्तिगत, ये तो मार देते होंगे लोगों को। आप व्यक्तिगत होंगे तो मैं भी व्यक्तिगत हूँ। मैं पूरी पार्टी कर लेता हूँ। आपके गिरिराज सिंह ऐसा करते हैं, आदित्य योगी ना करेंगे क्या? तो सब करेंगे क्या? अगर गिरिराज सिंह करते हैं, योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो सब फिर आप भी करिए। आप देखिए, आप इंटरवीन कर रहे हैं डिबेट के अंदर, आप इंटरवीन कर रहे हैं डिबेट के अंदर। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आपको। नो, फाइन बैक। आपका जब मौका आएगा, आपका जब समय आएगा, आप जरूर बोलिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप इंटरवीन कर रहे हैं। अभी ये टर्न संबित पात्रा और वारिस पठान की है। मैं वारिस पठान का रुख करता हूं। वारिस पठान साहब, वारिस पठान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर संबित पात्रा, संबित पात्रा, माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई विल टेक योर आंसर। वारिस पठान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो वारिस पठान को लेने दीजिए। वारिस पठान साहब, असउद्दीन ओवैसी साहब को बहुत चिंता हो गई जलीकट की, अच्छी बात है, लेकिन चिंता के बहाने उन्होंने एक धमकी भी दे डाली कि हिंदूवादी ताकतों, ये समझ लीजिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपने की कोशिश करी तो क्या कुछ हो सकता है। क्या ये चेतावनी थी, धमकी थी, ये क्या था? आप समझाइए व्यूअर्स को हमारे। और जलीकट और यूनिफॉर्म सिविल कोड को जोड़ने की जरूरत क्या थी पहले? देखिए साहब, ये चेतावनी और धमकी देने की बात नहीं है, फैक्ट प्रोड्यूस करने की बात है लोगों के सामने कि जो ये हिंदुत्व फैक्टर्स ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डालना चाहिए, तो उनके लिए ये एग्जाम्पल हो गया जलीकट्टू का कि हमारा देश में डाइवर्सिफाइड प्लुरलिज्म समाज के लोग है, कल्चर है, हर इंसान अपने अपने हिसाब से अपना अपना कल्चर को फॉलो करता है। अगर आप उसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लगाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जमेगा। आज आपने देखा जलीकट्टू के लिए कितने लोगों ने ये किया, यहाँ तक कि मोदी सरकार और AIMDMK की सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है कि किसी भी तरह जलीकट्टू को चालू करें। सरकारें मजबूर हो रही है क्योंकि लोग मजबूर कर रहे हैं, सरकारें मजबूर हो रही है क्योंकि लोग मजबूर कर रहे हैं। लेकिन आपके नेता ने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जोड़ दिया, आस्था को अत्याचार से जोड़ दिया। उन्होंने 3 तलाक अत्याचार है, उन्होंने बताया कि साहब, उन्होंने बताया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं इंप्लीमेंट कर सकते क्योंकि प्लुरलिज्म का है हमारे देश में, सेक्युलरिज्म है हमारे देश में, डाइवर्सिफिकेशन है हमारे देश में, एक कल्चर नहीं हो सकता, सेवरल रिलीजन है यहाँ पर, तो आप कैसा उसको एक दायरे में लाने की कोशिश कर सकते हो? तो ये एग्जांपल दिया उन्होंने कि इस तरह से जो हिंदू तरह नहीं, वारिस साहब आप वकील है, सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं,
अब सुनिए, पहले वारिस साहब आपने कहा कि हिंदूवादी ताकतें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती हैं। आप रिवाइंड करके टेप देख सकते हैं। आप एक वकील हैं, आपने अभी अभी IBN न्यूज़ नेटवर्क के चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को गाली दिया। 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू कर रही है। वाई इज यूनिफॉर्म सिविल कोड अ डेड लेटर वर्ड? और आप कहते हैं हिंदूवादी ताकतें चाहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए। आप एक वकील हैं, आपके ऊपर कंटेम्प्ट का केस लगना चाहिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को हिंदूवादी ताकतें कह दी। और दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी ओके, मैं जवाब लूंगा आपका, मैं आपका आकर जवाब लूंगा। अब मैं रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, आप क्या कहना चाह रहे थे संबित पात्रा को, बताइए। देखिए, संबित पात्रा जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ आदमी, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो भी कहा है संविधान के दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते हुए कहा है। मैंने ऑल कल्चर्स की बात की है, ऑल ट्रेडिशंस की बात की है, सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म की बात की है, डाइवर्सिफिकेशन की बात की है। मैं पात्रा जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या बीजेपी जलीकट्टू को मानती है? अगर ये कहती है तो देयर रिमेंस नो स्पेस और बीजेपी के पूछने के लिए कि हम यूनिफॉर्म सिटी सिविल कोड लागू कर सकते हैं। अगर वो इस बात को मानते हैं तो कोई स्पेस ही नहीं रहता है साहब। और हमारे देश के अंदर अब आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लीजिए पात्रा जी, जो क्लियर कहता है कि प्रिजर्व द कल्चर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर्स। और ट्रिपल तलाक का अन्याय आप कैसे जोड़ सकते हैं साहब? जोड़ना इस चीज से है कि कल्चर जो होता है, ट्रेडिशन जो होता है, ये सबका डिफरेंट है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से अपना कल्चर फॉलो करता है। और आप उस पे जो लागू करना चाहते हो यूसीसी, वो गलत है। महिलाओं पे अन्याय ट्रेडिशन कैसे हो सकता है? ओके, संबित पात्रा का आपकी समझ में नहीं आएगा ट्रिपल तलाक क्या इशू है साहब, उसके ऊपर फिर कभी और बहस करेंगे। कोई अन्याय नहीं है, आपने पूरा देख लिया है, पूरे लोगों ने समर्थन किया है। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला है, हम उसके साथ है साहब। ओके, संबित पात्रा, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। आप वारिस जी, आपने 2 सवाल पूछे, दोनों का जवाब देता हूं। पहले आपने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जलीकट्टू का समर्थन करती है। बिल्कुल करती है। इसलिए तो 2016, जो मई 2016 का तमिलनाडु में हमारा मैनिफेस्टो था, उसमें लिखा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बैन हटाने के लिए जलीकट पर से पूरा काम करेंगे। जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम जलीकट के बैन के साथ खड़े हैं। और देखिए, विगत वर्ष 2016 में जनवरी में हमने ये कानून भी लाया था कि जलीकट के ऊपर से बैन हटे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किसी प्रकार से अभी रिजर्वेशन रखा है अपना। वो जब पूरा विषय सामने आएगा तो हम बताएंगे। दूसरा विषय आपने पूछा कि कल्चर के विषय में आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में। याद रखिए, राइट्स एंड रिलीजन, इन दोनों को आप मिक्स मत करिए। राइट्स होता है, अधिकार होता है। क्रुएलिटी नहीं होना चाहिए, ये बुल का अधिकार है। इसलिए सबने कहा कि क्रुएलिटी नहीं होना चाहिए। तमिल लोग भी कह रहे हैं कि हम क्रुएलिटी नहीं करते हैं, हमारा ट्रेडिशन है। मगर आप बुल के साथ महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको कंपेयर कर रहे हैं कि महिलाओं की जो राइट्स है, महिलाओं की जो अधिकार है, उसके साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं। देखिए, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आपको पता नहीं है तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों के वर्डिक्ट को सुना दूंगा। आपने कहा कि वो हिंदूवादी ताकतें हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप हिंदूवादी ताकतें कहते हैं, एक लॉयर होते हुए भी। हमने सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं कहा हिंदुत्ववादी ताकत। आप गलत बयान कर रहे हो पात्रा जी। हमने कहा है जो फ्रिंज एलिमेंट, जो फोर्सेस है, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहूंगा आप रिवाइंड करके लागू करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि हिंदूवादी ताकतें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती हैं। ये वो लोग हैं जो कल्चर को, डाइवर्सिफिकेशन को, देश की प्लुरलिज्म को नहीं मान रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं पात्रा जी। आप इस बात को घुमाइएगा नहीं। ये लोग वो लोग हैं, ये नहीं समझते हैं कि हमारा देश प्लुरलिज्म, डाइवर्सिफिकेशन, कल्चर का मानने वाला देश है। गंगा, जमुना, सरस्वती का प्रतीक है हमारा देश। ओके, अर्जुन मोरवाडिया, इनका टेप रिकॉर्डर चला के दिखा दीजिए, रिवाइंड करके दिखा दीजिए क्या बोला था। संबित पात्रा, मुझे कुछ रिवाइंड करने की जरूरत नहीं, बहुत से सवाल है। मैं रुक करता हूं अर्जुन मोरवाडिया का। अर्जुन मोरवाडिया, ओवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट ट्विटर पे लिखा और उसके बाद जो सियासत हो रही है, क्या आपको लगता है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस समय आपके सामने बोल रही है, क्या आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनावों के चलते जान के ये गेम खेली है? और मैं बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, गेम खेली है, पॉलिटिकल गेम। अमित जी, आपने 30 मिनट तक ये दोनों की, बीजेपी और MIM की
दोनों की मिलीजुली कुश्ती करवाई। अभी मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए जवाब देने के लिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं जी। देखो, ये बीजेपी MIM ऐसी दोनों पार्टी है कि एक दूसरे को मुद्दा देती है। रात को 3 बजे ओवैसी साहब और अमित शाह बिहार में चुनाव में नीतीश कुमार को हराने के लिए वहां मिल सकते हैं और दिन में कुश्ती कर लेते हैं और रिजल्ट पहले से फिक्स है। ये देखो, जलील कट्टू का हमने केस किया है, केस कोर्ट में पेंडिंग है। प्लीज अगर आप जो चीज गलत है गलत आप नेशनल टीवी में बयान करोगे तो मैं बीच में आपको रोकूंगा साहब। बीजेपी आपको सुना है, ये एक गलत बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपकी दावत जरूर आपके बीच में नहीं बोल रहा था। जलील कट्टू के मुद्दे में आप अगर गलत बयानबाजी करोगे गले की हड्डी बनी है और उसमें से उसको बाहर निकालना था, इसलिए कि जल्लीकट्टू में प्राइम मिनिस्टर को भी जो वहां तमिलनाडु की पार्टी मिली, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऑर्डिनेंस लाओ, ऑर्डिनेंस नहीं निकाला गया। लेकिन इसकी वजह से वो मुश्किल के में से बाहर लाने के लिए ओवैसी साहब मैदान में आ गए और उन्होंने ये जो जल्लीकट्टू का मुद्दा है वो उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया। जो बीजेपी जो चाहती थी वही जो यूपी में वो चुनाव में बीजेपी को मदद करना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया। आप कह रहे हैं बीजेपी को मदद करना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये आप अपना निष्कर्ष कुछ निकाल लिया है, आपने अपना निष्कर्ष कुछ निकाल लिया है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, पर आप तो 2016 में आपके तो मैनिफेस्टो ने कहा कि जल्लीकट्टू नहीं होना चाहिए। आपके तो मैनिफेस्टो ने 2016 हमारा भी मुद्दा था, चुनावी मुद्दा के हम पास। अच्छा ठीक है, जल्लीकट्टू में बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, आप कह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन 2016 में आपने कहा जल्लीकट्टू नहीं होना चाहिए, आपके मैनिफेस्टो में था। चाहे तो ऑर्डिनेंस निकाल सकती है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कर सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसकी जगह उन्होंने ओवैसी साहब को वो कहा कि आप हिंदू मुस्लिम एंगल दो और हम उसको हिंदू मुस्लिम एंगल को ट्विस्ट करके यूपी चुनाव में उसका उपयोग करेंगे और जगह भी करेंगे कि देखो ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं और हम वो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। और ओवैसी साहब कहते हैं कि ये हिंदुत्ववाद हमारे पर थोपा जा रहा है। ये दोनों की मिलीजुली कुश्ती है और देश सारा जानता है कि रात को 3 बजे अमित शाह और ओवैसी साहब दोनों मिलेंगे और एजेंडा तय करेंगे। और यहाँ आप ये कहा ये रात का मुद्दा है, बहुत जल्दी हैदराबाद की दावत भी देने वाले हैं। ये आपकी बौखलाहट का नतीजा है। कोर्ट में फाइल हो चुका है। हमारा स्टैंड जो हमारा जो उस समय जो हमारा एफिडेविट था सुप्रीम की कुर्सी से उसमें क्लियरली सर्टेन कंडीशन के साथ जल्लीकट्टू चालू होनी चाहिए। ओके संबित पात्रा 20 सेकंड का रिप्लाई। नहीं, आप नाराज मत होइए, मुझसे नाराज मत होइए। अरे रात के 3 बजे अमित शाह और ओवैसी साहब मिले हैं बिहार के चुनाव के समय और अभी जो चुनाव यूपी में आएगा वहां भी रात को 3 बजे मिलेंगे, मिलकर तय करेंगे। हमारे संबित पात्रा जी और पठान साहब दोनों को चैनल में जाकर क्या मिलना है वो वहां तय होगा। ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, शांत होइए दोनों। नाराज मत होइए। ये फिक्स्ड मैच मत करिए, आप बैठिए। हाँ, आप सुनिए मेरी बात। देखिए अमीश जी, 2-3 यहाँ तथ्य रखना आवश्यक है जल्लीकट्टू को लेकर। जल्लीकट्टू को लेकर 11 जुलाई 2011 जबकि यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कानून में एक अमेंडमेंट संशोधन लाया जिसमें बुल को परफॉर्मिंग एनिमल से निकाल दिया गया, जिसके कारण जल्लीकट्टू बैन हुआ। तो ये बैन का काम मनमोहन सरकार ने किया। दूसरी बात, मनमोहन जी ने एक चिट्ठी भी लिखा एक एनजीओ को कि आप इसको बैन करिए क्योंकि ये बुल्स के ऊपर अत्याचार का मामला है। तमिल लोगों के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल दरकिनार करके कांग्रेस पार्टी ने रखा। 2016 मई में इनका जो मैनिफेस्टो निकला, उस मैनिफेस्टो को पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा कि हम बैन के साथ खड़े हैं, ये बैन कंटिन्यू होना चाहिए। चौथी बात, ये कौन शायरी कर रहा है? ये कौन शायरी कर रहा है? जल्लीकट्टू के लिए अरे ये शायरी मत करिए। क्या ट्रेनिंग आपको मिल रही है? ये शेरो शायरी बंद करिए, मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ। मतलब यहाँ अगर आस्था और अत्याचार को आप किस तरह से घाल-मेल करके, आपको पता, आप पढ़ के आए हैं तरीके से नहीं, आप अपना दिल निकाल के पढ़ के आए हैं, आप पढ़ के आए हैं, आप पढ़ के आए हैं, बोल रहे हैं जी। ये फहीम बेग की कुछ भी पढ़ के नहीं आते, यहाँ पे दंगा करना शुरू कर देते हैं। एक अमेंडमेंट था
उसको सुप्रीम कोर्ट में हमने अमेंड करके एफिडेविट एक 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 आपको बताऊंगा, सब मैं आपको बताऊंगा। शांत हो जाइए, ऐसे फहीम बेग जी क्यों दंगा कर रहे हैं? वो तो आपका एजेंडा है। काश ये जज्बात गिरिराज को सिखाए होते। पर आप बार-बार ये बात कहते हैं। जलीकट्टू पे चल रहा है डिबेट, साक्षी महाराज बीच में कहां से आ गए जी? साध्वी पराची को सिखाए होते। दंगा मत करिए। आस्था के साथ एक बात किस तरह खिलवाड़ करते हैं आपके नेता। देखो ओके, ऑडियो डाउन, मैं सबको ऑडियो डाउन कर रहा हूं। फहीम बेग, आपको मौका आएगा, मैं आपको मौका दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूं अभी, मैं बहुत सीधा सवाल मैं सीधा वीएचपी से पूछना चाहता हूं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं। तिवारी साहब, और असाउद्दीन ओवैसी तो हिंदू ताकतों को चुनौती एक तरह से दे रहे हैं कि आप कोशिश भी मत करना यूनिफॉर्म सिविल कोड की। दूसरी तरफ मनमोहन वैद्य, जो कि आरएसएस के प्रवक्ता हैं, आपके वरिष्ठ हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि संविधान में तथाकथित अल्पसंख्यकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो अमित जी, मुझे तो कई बातें कहनी, इतनी बातें निकल के आ गई हैं। ये ओवैसी साहब वो हैं जो निजाम जिस दिन पददलित हुए थे, निजाम उस दिन को विरोध के रूप में मनाते हैं। यानी स्वतंत्र भारत में निजाम को पददलित किया गया, उस दिन को विरोध के रूप में मनाना एक बड़ा मापदंड ये मुद्दा नहीं है ना। दूसरा नहीं तिवारी जी, ये मुद्दा नहीं है ना, मुद्दे पे आइए। मुझे आने दीजिए। दूसरा, एक बड़ी लोग हैं वो लोग जो गाय के काटने के लिए हामी भरते हैं, जब कटती है तो उसके साथ खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सारा देश भूखा रह जाएगा जब गाय नहीं कटेगी। तिवारी जी बंद कराइए ना। एक मिनट नहीं, ये गली मोहल्ले के गुंडों जैसी बात मत करिए। नहीं, गली मोहल्ले के गुंडों जैसी बात मत करिए। आप बात कर रहे थे, बात करें, आप बात कर रहे, काम भी करें। आप लोगों के घर में लोगों के मोहल्ले के गुंडों जैसी बात मत करिए। काटे, गली मोहल्ले गुंडों जैसी बात मत करिए। आप घरों में घुस के आग लगाए, आप लोगों को जलाए, आप लोगों को काटे, तो आपको ये नजर नहीं आता। ये बदमाशी नहीं है। नहीं कटेगा कौन? कटेगा कौन? पौना घंटा तक बैठे हुए ये गली मोहल्ले गुंडों जैसी बात कैसी होती है? ये बंद कराना पड़ेगा अगर बात करनी है तो। एक एक करके आप दोनों से निवेदन है। 20 सेकंड आपके, 20 सेकंड। मैं तो 40 मिनट से बैठा हुआ हूँ, मैंने कोई बात नहीं बोली है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी बोलिए। मैंने कहा गाय के कटने के साथ में जो खड़े होते हैं और कहते हैं सारा देश भूखा रह जाएगा, तो ये शक्ति परीक्षण है। उनको पता नहीं है ये बछड़ों का शक्ति परीक्षण है, ये गौ संवर्धन का एक प्रकल्प है, उसका एक परंपरा है। इससे वो बछड़े छाटे जाते हैं, वो बैल छाटे जाते हैं। क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये तमिलनाडु की वहां की एक परंपरा है जिसका संरक्षण होना चाहिए। असाउद्दीन ओवैसी ने परंपरा का विरोध नहीं करा। और किसका किया है? उन्होंने बोला कि अगर ये है नहीं, अगर जलीकट्टू में ऐसा हो सकता है, उन्होंने चेतावनी दी। अगर का मतलब नहीं, अगर का क्या मतलब होता है? जब है ही नहीं है तो अगर लगाने क्या मतलब? मनमोहन वैद्य की स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर मनमोहन वैद्य की स्टेटमेंट आप कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, मैं बताता हूँ, आरएसएस की स्टेटमेंट है वो, बताइए। देखो उन्होंने कहा है कि अब हज यात्रा में आपको सब्सिडी मिलती है। कौन से यात्रियों को मिलती है बताइए? कौन से यात्रियों को मिलती है? हम कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं, कोई मानता है क्या हमारी? जी मुझे मेरा समय मिलना चाहिए, सबको समय बिल्कुल मिलेगा। देखिए 3 बातें यहाँ निकल कर आई, पर आप बीच में मत बोलिएगा किसी की। अब आप अपनी बात प्लीज, मैं बहुत आदर के साथ 3 बातों पर अपनी रोशनी डालना चाहूंगा। पहली बात, इन्होंने कहा हज सब्सिडी। हम बहुत दिन से इसका विरोध कर रहे हैं कि हज सब्सिडी को बंद करना चाहिए। मुसलमान इतने सक्षम हैं कि वो हज अपने पैसों से कर सकते हैं, बल्कि हमारे पैसे पर सरकार ने बहुत कमाई की है। ये केवल विरोध करते हैं, केवल विरोध करते हैं। सुनिए आप, ये चाहते नहीं है। अगर कोई बंद करेगा तो विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये गली मोहल्ले वाले आ गए। नहीं, मैं गली मोहल्ले अब आप बोल रहे हैं तिवारी जी। दूसरी बात, सठे साठम समाचार उनको तभी पता चलता है कि दूसरे को बीच में टोकने से क्या होता है। मैं इसलिए टोक रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ को लेकर बदला ले रहे हैं आप उनसे। बिल्कुल बदला ले रहा हूँ, मैं बदला ले रहा हूँ। और जब अगर कोई मेरे बीच में बोलेगा मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, ये बात समझ लीजिए मिस जी। मैं बिल्कुल बात नहीं करने दूंगा। हमारे बीच में हम 30 सेकंड बोल रहे थे, 30 सेकंड नहीं बोलने दिया इन्होंने मुझे। बदला ले रहे हैं और इनके कार्यकर्ता डंडों से बदला लेते हैं। अफसोस। अब देखिए, अब मैं कहा सठे साठम समाचार भाई, मैं सठे साठम समाचार हिंदू कभी भी पहले कोई वार नहीं करता है, लेकिन किसी भी वार को करने का दम है उसके अंदर।
मैं गौ हत्या के बारे में, मुसलमान, पूरा देश का मुसलमान और खास तौर से हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थानों से इस पर फतवा दिया गया है कि इसको बंद किया जाना चाहिए। मुसलमान इसके हक में नहीं है। मैं खुले जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि गौ हत्या को इस देश में बैन होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, लेकिन काटता कौन है? नहीं, काटता कौन है? अब बताइए, अब आप बोल अब ये काम तो आपका है, मेरा थोड़ी है। और तीसरी बात, संबित पात्रा ने अभी जो है वारिस पठान को बड़ा जो है ज्ञान दिया था सुप्रीम कोर्ट पे। क्या मोहन वैद्य ने अल्पसंख्यकों के उन अधिकारों पर जो संविधान ने उसको दिए हैं, उस पर उन्होंने जो कटाक्ष किया है, उस पर जो उन्होंने ताना मारा है, क्या अब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई गई हैं? नहीं, इसमें कौन सी धज्जियां उड़ाई गई हैं? कौन सी धज्जियां उड़ाई गई हैं? नहीं, उन्होंने क्या कहा है? नहीं, उन्होंने कहा उन्होंने संविधान में रह करके, संविधान के अंतर्गत रह करके उन्होंने बात की है। क्या बात है? उन्होंने संविधान के अंतर्गत बात की है। आप मेरा साथ दीजिए इस बात पे। नहीं, गलत बात है। मोहन वैद्य ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। Okay. Sambit Path, Fahim Beg, you will not intervene. Tiwari ji, you have made your point. My humble request to both of you. बेग साहब, तिवारी साहब, आप दोनों को मेरा निवेदन है, मैं इस दौर में रुक करना चाहता हूं संबित पात्रा को और अर्जुन मोरवाडिया का। फहीम बेग, you will not intervene. संबित पात्रा, my straight question to you tonight, and it is a big one. मेरा सीधा सवाल है, जो मनमोहन वैद्य ने अल्पसंख्यकों को तथाकथित कहा है और बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिस बयान पर फहीम बेग आग बबूला हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? What is your take? You will not intervene, फहीम बेग. संबित पात्रा, 20 seconds. देखिए, मैं बड़ी स्पष्टता से कह दूं यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार चलती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। यह विषय जलीकट्टू और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का चल रहा है। यहाँ बाकी राजनीतिक विषयों पे चर्चा क्यों करें? और जहां तक आदरणीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, वो उस पर जवाब देंगे, वो उस पर जवाब देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो भी जवाब आप मुझसे पूछेंगे, नहीं, हमारा, देखिए, हमारे राय को खुद हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय अमित शाह जी ने बार बार रखा है कि हम जो रिजर्वेशन पॉलिसी चली आ रही है उसके साथ खड़े हैं। जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं उनके साथ हम खड़े हैं। हम गरीबों की पार्टी है, हम पिछड़ों की पार्टी है, अर्जुन मोरवाडिया रिएक्ट टू इट, अर्जुन मोरवाडिया रिएक्ट टू इट, अर्जुन मोरवाडिया, ओके, 40 seconds are over, पिछड़े 30-40 seconds are over. संबित पात्रा, अर्जुन मोरवाडिया, 30 seconds, रिएक्ट टू इट, व्हाट इज योर व्यू? आपका व्यू क्या है? देखो, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की जो अभी तक की जो पॉलिसी रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की रही उसको। और भारतीय आरएसएस के जो एक समय के मुखिया थे सुदर्शन जी, उन्होंने तो कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हमारे देश में जो अव्यवस्था पैदा करता है, भेदभाव करता है, इसलिए उसको अरबी समुद्र में फेंक देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय जो एनडीए की सरकार थी वाजपेयी के समय में, उन्होंने इस संविधान पुनर्लेखन एक कमेटी भी बनवाई थी और उन्होंने बहुत दबाव आया, उसलिए भी उनको बिखेर दिया। इसलिए जो आज स्टेटमेंट आया है वो बड़ा तूफानी स्टेटमेंट है, देश को तूफान की गर्ता में धकेलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का आदेश है वो मानने के लिए बंधी हुई है, सब लोग मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर हिम्मत है उसमें, तो आरएसएस की क्रिटिसाइज करना चाहिए कि हम सम्मत है, ये सही नहीं है, लेकिन ये गरीब विरोधी आरएसएस है, हमारे जो पिछड़े वर्ग है उनके विरोधी है, ऐसा हिम्मत करके बोलना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब जवाब सुन लीजिए ना, अब अर्जुन मोरवाडिया उनके सामने बोले। नंबर 2, मैं तिवारी जी को जरा कहना चाहता हूं, तिवारी जी, आप बीफ के बारे में, गौ हत्या के बारे में बहुत बोले, नंबर 2 कब तक चलेगा? लेकिन बीफ का एक्सपोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 30% बढ़ गया। क्या आपको हिम्मत है नरेंद्र मोदी को? रिप्लाई संबित पात्रा, ये घर में बैठ के बनाया है स्टैटिस्टिकल डाटा, 30% बढ़ गया। ये घर में बैठ के डाटा बनाते रहते हैं मोरवाडिया साहब, 30% बढ़ गया। देखिए, पहली बात तो है रिजर्वेशन को लेकर सीना ठोक के मैं कह दूं, जो हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने बार बार कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा था। नहीं, सुन लीजिए, मुखौटा उतार दीजिए, चलने वाला नहीं। मैं ब्रेक लेता हूं, आप एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे, मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद बहस का एक और दौर होगा जो निर्णायक होगा और जोरदार होगा। आर पार में आज बड़ी बहस जारी है।
आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ संबित पात्रा है, अर्जुन मोरवड़िया है, फाहिम बेग है और विजय शंकर तिवारी है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने एक बड़ा बयान दिया है। वैद्य का कहना है कि संविधान में तथाकथित अल्पसंख्यकों को बहुत सारे गैर जरूरी अधिकार दिए गए हैं जिसकी जरूरत नहीं है। और आइए सुनते हैं उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा है। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 to 30 में सो कॉल्ड माइनॉरिटीज को हर प्रकार का अधिकार है। ऐसा किसी अन्य देश में नहीं है, पहले से है, यानी इसकी जरूरत नहीं थी। तो भारत की ऐसी परंपरा न कभी थी, न हिंदुत्व कंसेप्ट में ये बात आती है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं इस दौर में विजय शंकर तिवारी का। विजय शंकर तिवारी, क्या कहना चाहते हैं आप इस बयान के ऊपर? देखो, बात सही है अमीश जी। जब किसी के पेट में खाना नहीं होता है और वो भूखा होता है और उसको खाने के लिए अवसर भी नहीं होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति केवल गरीब होता है, वो किसी जाति का और किसी धर्म से संबंधित नहीं होता है। तो देश आगे तब बढ़ता है जब सबको साथ लेकर के सबको भोजन मिले, सबको वस्त्र मिले, सबको मकान मिल जाए, ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाए। बात आपको जलीकटी लग रही है? ये बात नहीं लग रही है? ओवैसी की बात आपको जलीकटी लग रही है? नहीं, ये सबको साथ लेकर चलने वाली बात जलीकटी हो गई। यानी सबके पेट में खाना चला जाए, जलीकटी हो गई। ये इतना सार्वभौमिक विषय है कि सबको आगे बढ़ाना, भूखे को खाना मिलना, उसको वस्त्र मिलना, उसको मकान मिलना, ये अवसर देना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा आघात उन्होंने अपनी जो मानसिकता दिखाई, अपनी विचारधारा दिखाई और अपने शब्द जो उन्होंने तीर की तरह चलाए हैं इस देश के अल्पसंख्यकों पर, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कि उन्होंने जिस तरीके सो कॉल्ड कहा, तथाकथित, यानी ये अपने आप में एक बड़ा विचित्र सा बात है। और ओवैसी ने ठीक कहा है। जी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। देखिए, इस देश में नक्सलवादी अप्रोच क्यों? मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। वन साइडेड अप्रोच लेते हैं ना? यस, यू टेक वन साइडेड अप्रोच। नक्सलवादी ओवैसी में आपको ओवैसी साहब ने जो बोला, मैं वहां पे नहीं लग रहा। ओवैसी साहब पर भी आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, इस देश में महिलाओं पे अत्याचार हो और जानवरों पे अत्याचार हो, बराबर की अमीर जी, इस देश में नक्सलवादी विचारधारा भी है और गांधीवादी विचारधारा भी है। और ये कौन सी विचारधारा है? और सुनिए, धमकी वाली विचारधारा है, आरएसएस, चेतावनी वाली विचारधारा, ये अलगाव की जो बात है, चेतावनी वाली विचारधारा ला के दिखाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के दिखाइए। ये आरएसएस और बीजेपी को जवाब है, जो पिछले 1 साल से इस तरह का नारा लगा रहे हैं, ये उनको जवाब है। ओके, संबित पात्रा का जवाब। संबित पात्रा। अमीश जी, मैं अमित जी, मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। मुझे एक दूसरे चैनल में जाना है, मगर मैं जवाब देकर ही जाऊंगा। देखिए, पहली बात तो है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जी हाँ, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, राइट्स और रिलीजन के बीच में कभी भी हमें एक साथ जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। सभी रिलीजन आदरणीय है, मगर राइट्स जो अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी महिला के राइट के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार ना किसी भी धर्म के लोगों को है, ना राजनेताओं को है। दूसरी बात है, जहां तक आदरणीय 10 सेकंड दीजिए। अरे शांत हो जाइए। जहां तक वैद्य जी के स्टेटमेंट को आपने दिखाया, देखिए, उन्होंने भी बाद में क्लैरिफिकेशन दिया है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी के खिलाफ वो नहीं है, वो अंबेडकर जी के साथ खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी चाहते हैं, हम रिजर्वेशन पॉलिसी चाहते हैं। 100 वर्षों तक रिजर्वेशन पॉलिसी रहे, हमारे गरीब भाई, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े आगे बढ़ते रहे, यही हमारा उद्देश्य है। ओके, आपका उद्देश्य अलगाववाद है, देश में ऐसी मत करिए, दलितों को, अल्पसंख्यकों को आप वंचित करना चाहते हैं, आप इस देश में लड़ाना चाहते हैं। मैं आपसे अनुमति लेकर जाना चाहूंगा। मुझे थैंक यू संबित पात्रा। अमीश भाई, मैं आपसे अनुमति लेके जाना चाहूंगा। शुक्रिया संबित पात्रा। मेरे साथ अर्जुन मोरवड़िया है। अर्जुन मोरवड़िया, एक तरफ मनमोहन वैद्य का बयान है और एक तरफ असाउद्दीन ओवैसी का बयान है। क्या कहना चाहते हैं आप? 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। दोनों बयान है अस्वीकार्य है, समाज के हित में नहीं है और देश को बंटवारा करने के लिए गरीब लोगों को अपना हक न मिले, आम आदमी को अपना हक न मिले, इसलिए दोनों ने बयान दिया है और एक दूसरे को मुद्दा दे रहे हैं। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज मनमोहन वैद्य ने जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट को संबित पात्रा जी क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको डिफेंस क्यों कर रहे हैं? ये उसको जैसी तरह हमारे पर हमला कर देते हैं,
कोई बयान उससे सम्मति नहीं है, तो अगर हिम्मत है संबित बात्रा जी में तो हमला करिए कि नहीं हम विजय शंकर तिवारी कभी भी उससे सम्मत नहीं होंगे। इतना ही नहीं, ये आप बयान बात जो कर रहे हैं, हमारा संविधान है उसके खिलाफ है। उन्होंने जो बात कही है उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, उसको गोल मोल करके, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना, ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा है, मैंने जो उसको बहुत पहले कहा है कि हर गरीब के पेट में खाना जाए, हर वस्त्रहीन को वस्त्र मिले, हर मकान रहित वाले को मकान मिले, इसमें गलती कहां है? अगर इसमें बताइए किस गरीब के पेट में लात मारने वाली बात होती है? ये तो गरीब के साथ खड़े होने वाली बात होती है। विजय शंकर तिवारी ओवैसी के कह रहे हैं अभी जी इसका मतलब संविधान को हटाना जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मतलब ये संविधान को देखो अमित जी, ओवैसी जो चुनौती दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उस चुनौतियों बार बार चुनौती देते हैं, और ऐसी चुनौतियों को या तो नजरअंदाज करना चाहिए, या तो उनका जो भाई चुनौती देता है कि 15 मिनट आप छोड़ दीजिए, फिर देखिए हम हिंदुस्तान का क्या हाल करते हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए कि इनके नजदीक मैं ओवैसी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं उनके साथ खड़ा, पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, जो देश को बांटना चाहते हैं मैं उनके खिलाफ हूं। और सीधी सीधी बात, आप जिस कॉन्टेक्स्ट में ओवैसी को देख रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको आरएसएस को भी देखना चाहिए। आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं, आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं। होल्ड ऑन सर। और अब बहस का निष्कर्ष जिसको हम जरूर बताते हैं, और आज की बहस का निष्कर्ष ये है कि औरतों पे अत्याचार और जानवरों पे अत्याचार अलग है, और असाउद्दीन ओवैसी को भी ये समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। फिलहाल आर पार में इतना ही।